सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने जो है पहला पाठ क्षितिज भाग 2 से कर लिया है। आज हम दूसरा पाठ का नाम बाल गोविंद भगत पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला, नेताजी का चश्मा एक कहानी के रूप में स्वयं प्रकाश जी ने प्रस्तुत किया। बाल गोविंद भगत हमारा द्वितीय पाठ है और इसके जो लेखक हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। याद रखना, हम पहले भी बता चुके हैं कि क्षितिज भाग 2 से जो लेखक हैं उनसे आपको जीवन परिचय दिया जाएगा। परीक्षा में आपको जीवन परिचय लिखना होगा, अतः आप सभी पाठों के जीवन परिचय लिखें और याद करें। आज हम द्वितीय पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय करते हैं। उसके बाद पाठ का सार पढ़ेंगे, सारांश पढ़ेंगे और पाठ को समझेंगे। फिर आगे प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं जीवन परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ, 1899। याद रखेंगे, बेनीपुर गांव में ही, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। तो देखिए, कई बार नाम से ही व्यक्ति को जाना जाता है। तो ये बेनीपुर के थे, तो रामवृक्ष प्रसिद्ध हुए बेनीपुरी के नाम से। तो 1899 में इनका जन्म हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। तो आप ये लिखेंगे जीवन परिचय में। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। इन्होंने यानी जो देश की आज़ादी के लिए स्वाधीनता आंदोलन जो चले हुए थे उनमें सक्रिय रूप से भाग लिया और देश को आज़ाद कराने में भी एक लेखक के साथ साथ आंदोलनकारी के रूप में भी अपना योगदान दिया। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान यानी देहांत सन 1968 में हुआ। ये आप यहाँ तक लिख सकते हैं। जीवन परिचय पहला जो आपका महत्वपूर्ण शीर्षक बनेगा, हेडिंग बनेगा। उसके बाद द्वितीय आप लिखते हैं महत्वपूर्ण प्रमुख रचनाएं। दूसरा हेडिंग बना सकते हैं, शीर्षक बना सकते हैं मैं प्रमुख रचनाएं। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। आप इसमें लिखेंगे वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण-भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। इसमें आप आगे भी लिखेंगे और विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है, रचनाओं को आपने अंडरलाइन कर देना है, ताकि जो रेखा से जो है रेखांकित अगर हम कर देते हैं तो पता लग जाता है कि ये बात अति महत्वपूर्ण है और इसको हमने याद किया है। देखिए, आगे लिखेंगे आप, गद्य की विविध विधाओं में हमारी हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य, कविताओं को काव्य के रूप को पद्य बोला जाता है और जो रचनाएं हैं, चाहे वो कोई भी उपन्यास, कहानी या निबंध के रूप में हो, वो गद्य की श्रेणी में आता है। तो विविध रचनाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। तो याद रखेंगे, उनका साहित्य जो है किस नाम से प्रकाशित है? बेनीपुरी रचनावली। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में पूछा जा सकता है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं।
पतितों के देश में उपन्यास, ये हेडिंग बना सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। ये देखिए, आपको अलग अलग विधाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। कई बच्चे पूछ लेते हैं सर ये उपन्यास या कहानी, नाटक, रेखाचित्र, कई शब्द ऐसे आ जाते हैं जिन विधाओं से, साहित्यिक विधाओं से आप परिचित नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं उपन्यास क्या होता है। गद्य की एक विधा है, रचना है, मानी जाती है, जिसमें विस्तृत कथा वस्तु को, यानी कोई व्यापक कथा वस्तु है, कहानी है या कोई भी घटना है, को रोचकता से अगर प्रकट किया जाता है, प्रकट कर दिया जाता है तो उपन्यास कहलाता है। विस्तृत घटना या कथा वस्तु को रोचकता के साथ। आपने देखा होगा कहीं पे भी किताब की जो दुकानें हैं हमारी, वहाँ पर बड़े बड़े उपन्यास, मोटी मोटी पुस्तकें जो हैं रखी रहती हैं, वो उपन्यास ही होते हैं। ऐसे ही कहानी का आपको पता ही है, नाटक आपको पता है, जो रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र हैं, और जो अब हम पाठ पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत, ये भी एक रेखा चित्र ही है। रेखा चित्र क्या होता है, याद रखेंगे, किसी वस्तु या घटना को या व्यक्ति के बारे में शब्दों के माध्यम से यदि स्मृति पर, अपनी स्मृति के आधार पर तथ्यों को चित्रित किया जाए तो वह रेखा चित्र कहलाता है। थोड़े शब्दों में आप याद रखेंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को स्मृति के आधार पर तथ्यों से चित्रित कर दिया जाए तो वो रेखा चित्र कहलाता है। ऐसे ही संस्मरण क्या होता है, संस्मरण किसी महान व्यक्तित्व की घटनाओं को, याद रखेंगे, किसी महान व्यक्तित्व की घटनाओं को स्मृति के आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करे, कलात्मक ढंग से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए प्रस्तुत करे तो वो संस्मरण कहलाता है। महादेवी वर्मा संस्मरण और रेखा चित्र ये जो हैं काफ़ी लिख चुकी हैं और काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। आने वाली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। ऐसे ही देखिए, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, इसमें आगे भी लिख सकते हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। यानी इतिहास के बारे में जो काल, जिस समय की बात चल रही है, उसी के अनुरूप इन्होंने व्याख्या की है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। याद रखेंगे, इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। तो ये थे रामवृक्ष बेनीपुरी। कलम का जादूगर से याद आया, कलम का सिपाही हमारे मुंशी प्रेमचंद के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कलम का जादूगर प्रयोग जो है रामवृक्ष बेनीपुरी के लिए है। और फिर आप लिखेंगे साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। साहित्य की जो विशेषताएं होती हैं और भाषा शैली हम किसी वीडियो के माध्यम से या आपको पहले भी बता चुके हैं। आप किसी भी लेखक या किसी भी लेखिका, कवि आदि की भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताओं को उनकी रचनाओं के आधार पर लिखेंगे। ये हेडिंग, ये शीर्षक भी आप बना देंगे। अब बात करते हैं हम बाल गोविंद भगत, जो हमारा रेखा चित्र है, पाठ है, उसमें क्या है। एक व्यक्ति जो एक भगत का रूप, एक साधु दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में वह एक साधु है, एक भगत है। कबीर को अपना साहब मानता है, कबीर की साखियाँ गाता रहता है, खंजड़ी बजाता रहता है और लोगों को उत्साहित करता रहता है। अपने काम से काम रखने वाला बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी ने बड़े ही कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आओ अब इस पाठ को पढ़ते हैं। तो पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत
और पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो यह पाठ का सार एक सारांश के रूप में इस रेखाचित्र को हम पढ़ते हैं, आप सुने। कई बार क्या होता है, वीडियो देखते देखते अगर आप थकावट महसूस करते हैं तो ऐसे पाठ के सार वीडियो चलाकर केवल सुन भी सकते हैं, ताकि आपकी कुछ एनर्जी बच सके और अगला कार्य आप वीडियो के माध्यम से कर सकें। इसको आप सुनकर भी समझ सकते हैं। देखिए, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। तो हमें पता चला वो मंझोले कद यानी मध्यम कद था, ज़्यादा लंबे नहीं थे और ज़्यादा छोटे नहीं थे, गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी, याद रखेंगे 60 वर्ष से लगभग अधिक उनकी आयु थी। और बाल पक गए थे, यानी वो अधेड़ दिखाई देने लग गए थे, उम्र उनकी ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो गई थी। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता, यानी उनके चेहरे पर सफ़ेद बाल आ चुके थे। और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में लंगोटी पहनते, सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में कि वो किस प्रकार की टोपी पहनते थे। तो कबीर पंथियों की, ध्यान रखना, किसी कनफटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़े रहते। वे गृहस्थ होते हुए भी, यानी घर बसाया हुआ था, शादी की हुई थी उन्होंने, सही मायनों में साधु थे। गृहस्थ होते हुए भी, घर का कार्य संभालते हुए भी वह साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका, याद रखना किस प्रकार का टीका बाल गोविंद भगत प्रयोग करते थे, रामानंदी चंदन का टीका। और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि वो गले में क्या पहनते थे, तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहनते थे। तो हम पढ़ रहे हैं एक व्यक्तित्व जो गृहस्थ होते हुए भी साधु है, उसके बारे में। उनका एक बेटा और पतोहू, यानी बेटे की पत्नी, जो गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में पतोहू कहा जाता है। तो बेटा और बहू थी। वे कबीर को साहब मानते थे। जो बाल गोविंद भगत थे, कबीर को साहब मानते थे, यानी उन्हीं की आराधना करते थे। अच्छा व्यक्तित्व उनके सामने नतमस्तक थे वो, कहने का अभिप्राय है। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं की परिभाषा में खड़े उतरने वाले व्यक्ति थे। तो कबीर के जो दिखाए रास्ते थे, तो आपने भी कविताएं कबीर जी की पढ़ी हैं, याद हो आपको 9th क्लास में, 9वीं कक्षा में भी आपने कबीर के जो हैं दोहे पढ़े हैं। मानसरोवर सुबर जल, याद हो आपको, पहला ही दोहा हमारा है, हंसा केली कराही, ऐसे। तो कबीर दास जी हम जानते हैं कि वो संपूर्ण संसार को एक ऐसी भावना से भरना चाहते हैं जो सभी से प्रेममय हो और प्रभु की भक्ति में लीन हो। सभी को समान व्यवहार करने, धर्म छुआछूत आदि से ऊपर उठने की बातों में सिखाते हैं। तो ये जो बाल गोविंद भगत हैं, ये भी कबीर दास जी के जो क्रियाकलाप हैं, जो कबीर दास जी की दिए हुए उपदेश हैं, उन पर ही चलने वाले व्यक्ति थे। किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूटते और न ही बेवजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी, साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती सबसे पहले सिर पर लादकर कबीर पंथी मठ ले जाते। ध्यान रखना, अपनी फसल का भाग वो अपनी फसल को तैयार करने के बाद कबीर पंथी मठ में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कबीर मठ कितनी दूर था? 4 कोस दूर। प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजार बसर करते, जो वहाँ से बचा हुआ मिलता वो उसी से अपना गुजारा करते थे। वे कबीर के पद पर का बहुत मधुर गायन करते। पदों का आएगा यहाँ पे, पद भी चल सकता है, बता सकते हैं आप। तो कबीर के पदों को वो मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में
लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। रोपनी होता है खेत में बुआई करना, जैसे धान को रोपा जाता है, मिट्टी में पानी के अंदर रोप दिया जाता है, रोपण क्रिया की जाती है, वैसे ही कार्य करते हुए मधुर गीत गाते। भादों की अंधियारी में, भादों की अंधियारी में, ये हमारे जो भारतीय संवत के हिसाब से वर्ष जो है कैलेंडर बनाया गया है, उसमें महीनों के नाम आषाढ़, भादो, श्रावण याद रखेंगे। तो भादो, इसमें बारिश की फुल करियाँ दिखाई देती हैं। तो भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था और वे गाते। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, ये उनका गाना है। इस प्रकार के वो अपनी भाषा में, अपनी देहाती भाषा में गाना गाते थे। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती, जो हमारी सर्दियाँ शुरू होती हैं वहाँ से, जो फागुन तक चलती थी और सर्दियाँ ख़त्म होने तक चलती थी। वे पहले सुबह, यहाँ पे पहले आएगा, पहले सुबह नदी स्नान को 2 मील दूर जाते। याद रखना कितनी दूर जाते थे नदी स्नान को, 2 मील। ये उनका रोज़मर्रा का जीवन था। और लौटकर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते। जो उनका खेत के आसपास पोखरा बना हुआ था, उनके ऊपर ऊंची मिट्टी पर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में वे उनकी संजा, उनका जो शाम के जो गीत थे, संजा बोला गया है, उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को शीतल न करती, यानी शीतल कर देती। घर के आंगन में आसन जमा बैठते, सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता। याद रखना, और सब संगीत में सब कुछ झूम उठता। उनकी चरम संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। यानी उनका एक ही बेटा था और वो मर जाता है। बड़े शौक़ से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर, एक प्रश्न पूछा जाता है, मरे हुए बेटे को कहाँ लिटाया हुआ था? आंगन में चटाई पर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद भगत जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। तो देखिए लेखक को कैसे पता लगा कि वो एक अच्छे भगत हैं, प्रभु की भक्ति में लीन हैं, कि जब उनका बेटा मरता है फिर भी वो आसन लगाए गीत गा रहे हैं, प्रभु की कबीर की साधना में लीन हैं और पौतोहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। यानी अपनी बहू को भी, बेटे की बहू को भी खुश रहने के लिए बोल रहे हैं, चूँकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, ये आनंद की बात है, ऐसा बाल गोविंद भगत मानते थे। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी पौतों से दिलवाई, यानी उनकी पत्नी से ही आग दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पौतों के भाई को बुलाकर, अपनी जो बेटे की बहू का भाई था उसको बुलाकर दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। पौतों जाना नहीं चाहती थी, वह साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। यानी बाल गोविंद भगत उसकी बात नहीं मानते हैं। उन्होंने दलील दी, अगर वो नहीं गई तो वो घर छोड़कर चले जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय, वो चाहते थे कि ये सकुशल अपने घर चली जाए। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी। याद रखना, वर्ष में एक बार गंगा स्नान को जाते, जो 30 कोस दूर थी। फिर भी वो पैदल ही जाते, तो वहाँ भी वो पैदल ही जाते थे। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे। तब तक वो उपवास करते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था
इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी। यानी कुछ दिनों बाद बेटे की मृत्यु के बाद जब वो गंगा स्नान के लिए गए तब उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया परंतु वे टस से मस ना हुए, यानी उन्होंने बात नहीं मानी और उपवास रखा। एक दिन संध्या में गाना गाया परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। कहने का अभिप्राय उनकी मृत्यु उसी रात हो चुकी थी। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो इस प्रकार हम बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व से परिचित होते हैं। इस पाठ को आप समझेंगे और स्वयं भी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तरों को हम लिखेंगे। अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों को आपको समझाया जाएगा। तब तक आप इनका जो है रेखा चित्र पढ़ें और राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय लिखें और याद करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।